तो आज सर्कल चैप्टर हम स्टार्ट करने लगे हैं। 10th क्लास में जो सर्कल चैप्टर का कंपोनेंट है विद रिस्पेक्ट टू योर एनसीईआरटी, दैट इज वेरी वेरी लेस। वेरी वेरी लेस इन द सेंस क्या है कि जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी में सर्कल की जितनी भी थ्योरम्स हैं जो हमने 9th में पढ़ी हैं उनके अलावा वो थ्योरम्स एज क्वेश्चंस ही डिफाइंड है एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी में फॉर्मली अगर आप देखोगे 2 थ्योरम्स आर गिवन, बट अगर हम एक्सपेंडेड फॉर्म में देखें, सर्कल को पूरा खोल के देखें, ढंग से पढ़ें, तो वी हैव टू डू ऑलमोस्ट 10 to 12 थ्योरम्स मोर। ठीक है, तो मैं आपको एक अच्छे फॉर्मेट के साथ चैप्टर कराने की कोशिश करूंगा। पहले बट ऑब्वियस है, मैं सारा चैप्टर जो हमने 9th में पढ़ा हुआ है सारा पहले वो रिवाइज करेंगे एक बार। 9th का चैप्टर रिवाइज करने के बाद फिर हम 10th की जो थ्योरम्स डिफाइंड है उनको करेंगे। फिर आपको बहुत सारी एक्स्ट्रा थ्योरम्स कराऊंगा। वो थ्योरम्स कराने के बाद पहले मैं सारी एनसीईआरटी सॉल्व कराऊंगा आपको। एनसीईआरटी कराने के बाद फिर हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे। और सर्कल चैप्टर आल्सो कंटेन्स 3 to 4 असाइनमेंट्स इन टोटल। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको क्लास में ही, जैसे स्लाइड्स पे मैं आगे पढ़ाता हूं आपको, तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे आपको काम करा दूं। ओके, एनी फीडबैक? Okay. Yes, sir. यस और नो वाला? Yes, sir. ग्रेट। Yes, sir. माई वॉइस इज नॉट कमिंग। किसको नहीं आ रही मेरी आवाज भाई? एवरीबडी, एवरीबडी लिसनिंग टू मी? Yes, sir. Yes. तो सबसे पहले हम Yes, बात sir. करते हैं सर्कल की फॉर्मल डेफिनेशन की। तो सर्कल किसको कहते हैं? सर्कल किसको कहते हैं? वेरी गुड, ओके, ये कर रहे हैं। सर्कल इज अ set of all points in a plane, each of which, नोट करिए, circle is a set of all points in a plane, each of which is at a constant distance from a fixed point in that plane। कहने का मतलब क्या है कि एक फिक्स पॉइंट हमने यहां पे ले लिया P, और P से इक्वल डिस्टेंस पे, मतलब 7 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे मान लेते हैं मैंने एक पॉइंट लिया P1, फिर 7 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे पॉइंट P2, 7 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे ही पॉइंट P3, P4, P5, P6, P7, P8, टेक्निकली 7, P9, P10, P11, P12, P13, P14 एंड डा 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 डा, बहुत सारे पॉइंट प्लॉट करता जा रहा हूं। तो जब ये इक्वी डिस्टेंस वाले पॉइंट में बहुत ज्यादा पॉइंट प्लॉट कर देता हूं तो यहां पे एक शेप बननी स्टार्ट हो जाती है, और दिस शेप इज नोन एज सर्कल। ठीक है, तो सेट का मतलब होता है, सेट आपको पता क्या होता है? सेट का मतलब होता है कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, तो उसको सेट बोलते हैं। तो सर्कल इज अ सेट ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स इन अ प्लेन, ईच ऑफ विच इज एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट। तो ये सारे के सारे जितने भी डिस्टेंस हैं ये क्या हैं? सेंटर से फिक्स डिस्टेंस पे हैं। तो फिक्स डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं। और फिक्स पॉइंट इज नोन एज सेंटर। या सिर्फ ये दो चीजें आपने लिखनी है, यहां पे मैं टिक लगा रहा हूं, सिर्फ इतना ही कॉपी करना है, पूरा पैराग्राफ कॉपी करने की जरूरत नहीं है। सर्कल इज a set of all those points in a plane, each of which is at a constant distance from a fixed point in that plane। तो ये सारे के सारे पॉइंट एक कांस्टेंट डिस्टेंस पे हैं। कहां से? ये फिक्स पॉइंट से। फिक्स पॉइंट्स को हम सेंटर कहते हैं और इसके डिस्टेंस को रेडियस बोलते हैं। और जैसे हम ट्राइंगल के लिए लिखते हैं बच्चों, ट्राइंगल के लिए हमारी फॉर्मल जो राइटिंग है सिंबॉलिक फॉर्म में हम ऐसे लिखते हैं, ट्राइंगल एबीसी। सर्कल के केस में हम कैसे लिखते हैं? जो इसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सर्कल ऐसे लिखते हैं, सी, सेंटर ओ, रेडियस आर। सी का मतलब सर्कल का नाम सी रख दिया हमने। कौन सा सर्कल? जिसका सेंटर ओ है और रेडियस आर। और सर्कल का जो सिंबल है वो सिंबल हम ये यूज करते हैं, दिस इज द सिंबल ऑफ द सर्कल।
तो देखो यार यहाँ पे भी ऑलरेडी मेंशन्ड है, सर्कल में बी डिनोटेड बाय सर्कल बिंदी। Done, sir. ओके ग्रेट। दूसरी चीज लीजिए जी, circle divides the plane into three parts. Circle divides a plane into three parts. One is known as interior of the circle. This blue curve is known itself as circle. Interior of the circle, circle and exterior of the circle. Circle divides the plane into three regions. One is interior of the circle, second is on the circle, ये आपको 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है बड़े मजे से, एंड थर्ड इज एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। क्योंकि सर्कल को एक रीजन क्यों मानते हैं? क्योंकि सर्कल ऑल्सो हैड ऑक्युपाइड सम स्पेस। ये जो कर्व है, कर्व ने भी कुछ पॉइंट्स की स्पेस को ऑक्युपाई किया हुआ है। तो अगर हम सिर्फ इंटीरियर और एक्सटीरियर बोलेंगे, इसका मतलब वी आर एक्सक्लूडिंग द सर्कल फ्रॉम अ प्लेन। तो हम उसको एक्सक्लूड नहीं कर सकते। ओके, तो डायग्राम बनाइए, लिखिए सर्कल इंटीरियर एंड एक्सटीरियर, ये डायग्राम बना लीजिए एंड दैट विल बी मोर देन इनफ। ओके, पिछला थोड़ा सा सर्कल चैप्टर अगर आपको याद आ जाएगा तो बेहतर हो जाएगा। ओके डन। नेक्स्ट नोट करिए, कॉर्ड ऑफ द सर्कल। कॉर्ड किसको बोलते हैं? लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल। सर्कल के ऊपर आप कोई भी दो पॉइंट लेते हैं, तो उन दोनों पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो जो लेंथ आपके पास आती है उसको हम बोलते हैं कॉर्ड ऑफ द सर्कल। सर एक मिनट पिछली स्लाइड करना। एक मिनट बचे। थैंक यू सर। तो ये आ गई कॉर्ड। कितनी कॉर्ड्स बनाई जा सकती हैं? देयर आर इनफाइनाइट many chords can be drawn because of circle has infinite points, hence infinite many chords can be drawn। पहली बात। दूसरी, the diameter या the longest chord of the circle passes through its center called या known as diameter। तो सर्कल की सबसे बड़ी कॉर्ड जो है that is known as diameter and it passes through the center, and there are infinite many diameters in a circle. There are infinite many diameters which could be drawn। ओके, मैं आपको ना स्क्रीन ही वही दिखाता हूँ, कंटेंट ही दिखा देता हूँ, यहाँ से तो बहुत टाइम लगेगा कॉपी पेस्ट करने में। ओके, हाँ जी, कॉर्ड नोट हो गया बेटा? यस सर। कॉर्ड के बाद नेक्स्ट आते हैं सीकेंट ऑफ द सर्कल। देखिए सारी टर्म्स हमें क्लियर होनी चाहिए क्योंकि ये सारी टर्म्स हम यूज करेंगे। ओके, सिर्फ एक बार रिवीजन कराने की कोशिश कर रहा हूं ताकि जब हम टर्म यूज करें तो कंफ्यूजन ना हो। सीकेंट क्या है? A line coming somewhere outside
to the circle and which cuts the circle into two parts coming from somewhere outside, that line is known as secant. अगर आप इसको देखोगे, अगर मैं इस पॉइंट को मानता हूं लेट अस अज्यूम P, और ये जो पॉइंट है इसको मैं लेता हूं Q, तो P से लेके Q तक जो है इट इज नोन एज secant. बट अगर इसकी बात करूं, A से लेके B तक secant का जो पार्ट है सर्कल के अंदर है, इसको क्या बोलेंगे हम? कॉर्ड ऑफ द सर्कल. यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. A line which meets a circle in 2 points is called a secant of circle. बच्चों स्क्रॉल करें आगे. Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट आते हैं टेंजेंट टू अ सर्कल. मेन हमारा जो कंपोनेंट है 10th में पढ़ने के लिए वो टेंजेंट का खेल है सारा. जो हमने 9th में पढ़ा है वो तो यूज होगा ही, उसके बिना क्वेश्चन नहीं होने हमारे. बेसिक में सारा आपको रिवाइज कराऊंगा आज. ठीक है, तो मेन जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़नी है 10th क्लास में, नया क्या है वो है टेंजेंट के बारे में पढ़ना है. टेंजेंट किस तरह से बिहेव करती है सर्कल में. टेंजेंट क्या है? टेंजेंट को हिंदी में बोलते हैं हम, आपको याद रहेगा, कभी नहीं भूलेगा, हिंदी में बोलते हैं इसको स्पर्श रेखा. तो स्पर्श से आपको समझ आ गया होगा मीन क्या है. सर्कल इज अ लाइन which meets the circle in tangent is a line which meets a circle in one and only one point. अगर सर्कल के दूर से कोई लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दें, ऐसे ड्रॉ कर दें, तो ये तो किसी पॉइंट पे नहीं मिल रही. दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि वो सर्कल को टच करके निकल जाए ऐसे एक पॉइंट पे. मैं थोड़ा सा और बेटर बनाने की कोशिश करूं, यहां से ऐसे. थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है कि वो सर्कल के बीच में से निकले. जब सर्कल के बीच में से निकलेगी तो कितने पॉइंट्स पे सर्कल को टच करेगी? 2 पॉइंट्स पे. बट सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करने वाली लाइन को बोला जाता है टेंजेंट. अब आप सोच रहे होंगे ट्रिग्नोमेट्री में भी हमने टेंजेंट टर्म यूज करी थी, तो यहां पे कैसे घुस गई? एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री में जो टेंजेंट आई है वो सर्कल की टेंजेंट से टेंजेंट टर्म यूज करी गई है, अदरवाइज उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है. यस और नो? तो हियर इन दिस सर्कल this PT is the tangent of the circle and this point P is known as Point of contact. point of contact. Got it? अब टेंजेंट की एक बड़ी अच्छी बात यह है, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन कह लो या आप जैसे मर्जी समझ लो, टेंजेंट के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट को छोड़ के ऑल द पॉइंट्स विल लाई इन द एक्सटीरियर. एक पॉइंट तो सर्कल के ऊपर आएगा, कौन सा पॉइंट आएगा? पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट. टेंजेंट इज अ लाइन एंड लाइन हैज इनफाइनाइट मेनी पॉइंट्स, hence there are infinite many points on that tangent and except one all lie in the exterior of the triangle. देखो ना, सारे पॉइंट एक्सटीरियर पे आएंगे. ये सुनो. Yes, sir. So tangent is a line which touches the circle at one point, one and only one point. चलिए नेक्स्ट चलते हैं. हाँ जी, नोट करिए, ये सारे 1 मार्क के क्वेश्चन है, इसलिए मैं पूरी डिटेल में लिखवा रहा हूं आपको. स्टार मार्क करके लिखिए. वन एंड ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल एट अ पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस. ये अभी कंस्ट्रक्शन कैसे करनी है, क्यों ड्रॉ होती है, इसका रीजन मैं आपके साथ बाद में डिस्कस करूंगा. अभी मैं सिर्फ आपको बेसिक फंडामेंटल थ्योरम्स लिखवा रहा हूं. वन एंड ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल एट अ पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस. अगर आप सर्कल लेते हो कोई भी, ये रेड ही इसका सर्कमफ्रेंस ही है, सर्कमफ्रेंस के ऊपर आप कोई भी पॉइंट ले लो, दिस पॉइंट कैन हैव ओनली वन टेंजेंट ऑन इट, ओनली वन टेंजेंट. फर्स्ट पॉइंट का ये मतलब है. एक्सक्यूज मी सर. हाँ जी बेटा. सर अगर लाइन वो पॉइंट से पास करती है बट सर्कल के अंदर से भी पास करती है तो वो टेंजेंट नहीं हुई. नॉट एट ऑल. सीकेंट बनेगी ना, बट वो बाहर को भी एक्सटेंड हो रही है. अरे ये देखो ना, अगर कोई लाइन सर्कल को टच कर रही है और सर्कल के अंदर भी जा रही है तो फिर टच नहीं बोलेंगे ना उसको. आप देखो ना, टच करा के आप अंदर कैसे लेके जाओगे? सिर्फ कट करेगी. टच करना और कट करने में फर्क है.
अगर आप यहां पे P पॉइंट लेते हैं फॉर एग्जांपल, अगर आप यहां से सिर्फ टच करा के निकालना चाहते हो फिर तो ऐसे निकलेगी ना, मानते हो? हाँ जी सर। अगर आप इसको बेंड कर देते हो, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कोई बेंडिंग मशीन है, मैं इसको ऐसे बेंड कर देता हूं, ठीक है, अगर मैं बेंड करूंगा तो क्या होगा, ये कुछ इस तरह से जाएगी। हाँ देखो जी पॉइंट तो इसी P पॉइंट से पास कर रही है, बट ये बेंड हो गई थोड़ी सी। अब ये टेंजेंट नहीं रही, इट विल बी नोन एज, अब सेकंड बन गई देखो, ओके सर। ओके। तो टेंजेंट जो है इट टचेस द सर्कल, इट इज नॉट अलाउड टू बी इनसाइड द सर्कल, नॉट आउटसाइड द सर्कल, इट टचेस द सर्कल एट अ सिंगल पॉइंट। ओके सर। ओके ओके, ये तो बात आ गई कि अगर हम टेंजेंट्स बना रहे हैं सर्कल के ऊपर, देखो अलग अलग बातें निकल के आती हैं। पहली इंटरेस्टिंग बात ये निकल के आती है कि सर्कल के ऊपर कितनी टेंजेंट्स बनाई जा सकती हैं। देखो जरा ध्यान से, सर्कल कैन हैव इनफाइनाइट मैनी टेंजेंट्स, सर्कल कैन हैव इनफाइनाइट मैनी टेंजेंट्स, इनफाइनाइट टेंजेंट्स। क्यों? ये मैंने सर्कल बनाया, इसके ऊपर कितने पॉइंट्स हैं, P1 P2 P3 डाडा डाडा डा, इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। तो ये देखो P1 से भी टेंजेंट जा सकती है, P2 से भी जा सकती है, P3 से भी ड्रॉ कर सकते हैं, P4 से भी ड्रॉ कर सकते हैं, है ना, P5 से भी ड्रॉ कर सकता हूं, P5 से, P6 से भी ड्रॉ कर सकता हूं। गेटिंग माय पॉइंट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर इनफाइनाइट टेंजेंट टू अ सर्कल व्हिच कैन बी ड्रॉन, पहली बात। दूसरी बात, एक पॉइंट से एक ही ड्रॉ होगी। इनफाइनाइट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सर्कल के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, एक पॉइंट से एक ड्रॉ होगी, और अदरवाइज इनफाइनाइट टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल। ओके डन। नाउ अगर आप टेंजेंट्स ड्रॉ करना चाहते हो किसी एक्सटर्नल पॉइंट से, ज्यादा कॉम्प्लिकेट मत करना बेटा, जितना समझ आ रहा है उतना कैप्चर कर लेना, ये सारा हम आगे जाके सारा काम करना है हमने, ठीक है। मैं तो सिर्फ आपको चैप्टर की एक ब्रीफिंग दे रहा हूं, आपको बेसिक टर्म्स बता रहा हूं। अगर कोई एक्सटर्नल पॉइंट P ले लेता हूं, यहां पे P से मैं सर्कल के ऊपर टेंजेंट्स बनाना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू ड्रॉ टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट P विच लाइज इन द एक्सटीरियर ऑफ द ट्राइंगल सर्कल। तो P से जब मैं टेंजेंट बनाऊंगा फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, ओनली two tangents can be drawn from an external point, only two tangents two can be tangents drawn. can be drawn। जितनी मर्जी कोशिश कर लो आप। अगर आप सीकेंड की बात करोगे तो इनफाइनाइट सीकेंड्स जा सकती हैं P से। देखो सीकेंड में अगर मैं बनाता हूं, ये गई एक, ये दूसरी गई, और इस तरह से तो बहुत सारी सीकेंड्स जा सकती हैं। बट टेंजेंट की बात करें, टेंजेंट का काम है सर्कल को टच करना, तो टच तो ये P से T1 तक करेगी या P से T2 तक करेगी। ये गेटिंग माय पॉइंट? ये 1-1 मार्क के क्वेश्चन बड़े आराम से बनते हैं। Yes sir. ओके ग्रेट। थोड़ा सा आइडिया हुआ बेटा टेंजेंट का? तो टेंजेंट क्या है? अगर पॉइंट कोई सरकमफ्रेंस के ऊपर लेते हैं और कोई लाइन सेगमेंट या लाइन ऐसी आती है जो उस पॉइंट पे सर्कल को टच करके बाहर की बाहर निकल के चली जाती है, दैट टचिंग लाइन इज नोन एज टेंजेंट। जब आप डायग्राम बनाओगे, रफ डायग्राम बनाओगे, आपको ऐसे लगेगा कि ये बहुत सारे पॉइंट्स पे टच कर रही है, ठीक है। कंस्ट्रक्शंस भी आगे जाके हमारे चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11 जब करेंगे हम। बट ये हम ये अज्यूम करते हैं कि ये एक ही पॉइंट है, क्योंकि कर्व है ना, कर्व को टच करते हुए हमें ऐसा लगता है कि ये बहुत सारे पॉइंट्स को टच कर रही है। नो, इट टचेज एट अ सिंगल पॉइंट ओनली, ठीक है। दूसरी चीज आ गई कि सर्कल के ऊपर इनफाइनाइट टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन। तीसरी चीज आ गई, एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट बनेगी सर्कमफ्रेंस के ऊपर। और फोर्थ पॉइंट आपका निकल के आता है कि एक्सटर्नल पॉइंट से ओनली टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन। चलिए आगे चलते हैं। अब बात आती है टचिंग सर्कल की। सर्कल्स की पोजीशन को डिफाइन करते हैं। अगर हम दो सर्कल लेते हैं एट अ टाइम, क्या क्या हो सकते हैं? ये हमने 9th में पढ़ा था। सर्कल या तो इस तरह से हो सकते हैं, मतलब उनका एक दूसरे के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, या सर्कल कुछ इस तरह से हो सकते हैं, इनको हम बोलते हैं टचिंग सर्कल, विच टच ईच अदर एट अ पॉइंट। और तीसरी सर्कल की पोजीशन क्या हो सकती है? इंटरसेक्टिंग सर्कल्स। ये सुनो। बट अगर इस Yes sir. सेकंड पोजीशन को देखें, सेकंड पोजीशन में
यहां पे जो सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, दीज आर टचिंग कैसे? एक्सटर्नली एक्सटर्नली। हाँ, दोनों सर्कल इंटरनली। बाहर बाहर ही एक दूसरे को मिल रहे हैं, घर के बाहर ही हैं, हेलो हेलो बाहर बाहर से। अब दूसरा कौन है? दो सर्कल टच करने का एक तरीका ये भी है जिसको हम बोलते हैं दे टच ईच अदर इंटरनल। इंटरनली। तो सर्कल को टच कराने के लिए हमारे पास दो रास्ते हैं। अब देखो, तो लिखो जरा, टू सर्कल्स आर सेट टू टच ईच अदर इफ दे हैव वन एंड ओनली वन पॉइंट इन कॉमन। तो अगर आप ये एक्सटर्नली वाले टच एक्सटर्नली वाले सर्कल्स को देखते हो तो दोनों का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है बच्चों? P, ओनली वन पॉइंट। ओके। और अगर आप टच इंटरनली वाले सर्कल्स को देखते हो, यहां पे भी आपको एक ही पॉइंट दिख रहा है, कांटेक्ट पॉइंट उनका, दैट इज P। तो देयरफॉर द कॉमन पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये सुनो, यस सर। कॉमन पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और उनके जो सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन है, ए इज द सेंटर ऑफ द लेफ्ट सर्कल, बी इज द सेंटर ऑफ द राइट सर्कल, ए बी इज कंसिडर्ड एज द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ द सर्कल। ए बी इज द यस सर, लाइन ज्वाइनिंग द, सेंटर ऑफ द सर्कल, को क्या कहते हैं हम? लाइन ऑफ सेंटर। लाइन ऑफ सेंटर। दिस इज नोन एज लाइन ऑफ सेंटर्स। चलिए, एक तो ये बात हो गई, सर्कल एक्सटर्नल कैसे टच करते हैं, इंटरनली कैसे टच करते हैं, इनकी बड़ी अच्छी प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज मैं सारी आपको बाद में लिखवाऊंगा। जब मैं सर्कल चैप्टर पढ़ाता हूं ना, सर्कल चैप्टर में ट्राइंगल जितना बड़ा हो जाता है। मैं आपको पहले बता दूं, खुश मत हो जाना कि एक्सरसाइज में सिर्फ 10 क्वेश्चन हैं। मेरा सर्कल चैप्टर पढ़ाने का तरीका बड़ा डिफरेंट है। स्कूल में तो 2 दिन में खत्म करा देते हैं सर्कल्स। ओके, नाउ हमने अभी डिस्कस करा था टेंजेंट क्या होती है, जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करके निकल जाती है। अगर मैं इस सर्कल के लिए देखूं तो लेट अस अज्यूम ए बी इज द टेंजेंट और पी इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। यस और नो? यस सर। यस सर। तो अगर आप इस टच एक्सटर्नली वाले सर्कल्स को देखते हो, यहां पे एक टेंजेंट ड्रॉ करी हुई है, टेंजेंट का नाम लेट अस अज्यूम मैंने रख दिया ए बी। AB is the tangent to the circle which is on the left, smaller circle. Agreed or not? And AB is Yes. the tangent to the bigger circle which is on the right. क्योंकि जो AB है वो सर्कल, छोटे सर्कल को P पे टच कर रही है और AB बड़े सर्कल को भी P पे टच कर रही है। इसका मतलब AB is the tangent to the left circle and AB is the tangent to the right circle. इसका मतलब इसको क्या बोलेंगे हम? कॉमन टेंजेंट। कॉमन टेंजेंट। बहुत प्रॉपर्टीज हैं कॉमन टेंजेंट की, भयंकर भयंकर। ये हम सारी डिस्कस करेंगे लेटर ऑन। ठीक है जी। तो यहां पे आगे आप स्टार मार्क करके लिखो, अ लाइन टचिंग टू सर्कल्स इज कॉल्ड कॉमन टेंजेंट, और डायग्राम के ऊपर भी मार्क करो। कॉमन टेंजेंट सिर्फ ऐसे नहीं बनती जैसे ये बनाई हुई है। कॉमन टेंजेंट तो आगे जाके काफी वास्ट कॉन्सेप्ट हो जाता है। मैं आपको आइडिया देता हूं, अगर ये दो सर्कल हैं, ये एक दूसरे को टच नहीं कर रहे, क्या कोई ऐसी टेंजेंट बन सकती है जो दोनों सर्कल की कॉमन टेंजेंट हो? बता सकता है कोई? गैस करके बताओ। सर्कल यस सर। हाँ बताओ। यस सर। सर अगर हम 2 पॉइंट ले लें, हमें पता है कि 2 पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो वो जब टच करेंगे तो 2 टेंजेंट हो गए। तो ये देखो, ये जो टेंजेंट है ये भी दोनों सर्कल को टच कर रही है, एक ही लाइन है, तो दिस टेंजेंट इज आल्सो नोन एज कॉमन टेंजेंट। और एक टेंजेंट यहां पे नीचे से निकल सकती है। और जब टचिंग सर्कल है तो इसका मतलब अगर यहां पे बात करें टेंजेंट्स की, तो कितनी टेंजेंट बन सकती हैं जो कॉमन टेंजेंट्स हैं? एक तो ऐसे जाएगी, एक ये टेंजेंट बन जाएगी बच्चों। ये सुनो। यस यस। यस सर। ओके, कोई और टेंजेंट बन सकती है यहां पे जो रेड डायग्राम है मेरी? कोई गैस कर सकता है? मुझे लग रहा है बन सकती है, आप लोग बताओ तो मजा आएगा।
यस सर, अगर एक पॉइंट ऊपर जहाँ पर पहले लिया है वो, और जो राइट सर्कल है उसके थोड़े से सेंटर में। सेंटर से तो फिर बीच में से निकल जाएगा वो। सर सेंटर मतलब सर्कल के बाहर, सेंटर में नहीं। बाहर। ओके, तो मतलब इसको ना टेंजेंट एक और बन सकती हैं, वो ऐसे बन सकती हैं, देखना ध्यान से नोटिस करना, ऐसे ऐसे बन सकती हैं। ये देखो, इन टेंजेंट्स का भी नाम है, अब तो चैप्टर ना आगे फिर बहुत लेंथी हो जाएगा। इन टेंजेंट्स को क्या कहते हैं, जो टेंजेंट में आगे डिटेल में लिखवाऊंगा, वैसे आपको ब्रीफ में बता रहा हूं, अभी नोट मत करना। जो टेंजेंट सर्कल को, मतलब जिस टेंजेंट के सर्कल सेम साइड पे हैं, if the circles lie on the same side of the line of the tangent, then this tangent is known as, इसको क्या कहते हैं हम, इसको हम कहते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। और जब सर्कल ऑल्टरनेट पोजीशंस पे हो, ये वाली टेंजेंट, इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। तो मतलब टेंजेंट का बहुत झोलमाल है इसमें चैप्टर में, वो आप लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, क्या प्रॉपर्टीज हैं क्या नहीं है। मेरे स्टूडेंट्स को सर्कल चैप्टर मुश्किल नहीं लगता, मैं सीधी सी बात बताता हूं आपको। ओके, चलिए, टेंजेंट का आइडिया हो गया आपको, टेंजेंट क्या होती है, कॉमन टेंजेंट क्या होती है, थोड़ा सा आइडिया हो गया है आपको। कुछ लर्न नहीं करना, कुछ नहीं करना, आगे काम करते जाएंगे। आर्क ऑफ द सर्कल, इसको नोट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ देख लेते हैं एक बार। आर्क ऑफ द सर्कल क्या होता है, अ कॉन्टिन्यूस पार्ट ऑफ द सर्कल नोन एज आर्क ऑफ द सर्कल। आर्क दो तरह के होते हैं, एक माइनर आर्क होता है, एक मेजर आर्क होता है, और तीसरा आर्क होता है जिसको हम बिल्कुल सेंटर से निकलता है। इस आर्क को हम क्या कहते हैं, सेमी सर्कल। सेमी सर्कल। कोई डाउट है इसमें? नो सर। नोट करने वाली चीजें वही लिखवाऊंगा आपको, जो छोटी छोटी चीजें उनको आप स्किप कर रहे हैं। ओके, ये सिर्फ आप समझना, आप लोगों ने सारा अपने नाइन्थ में किया हुआ है। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, एंगल सबटेंड करने का मतलब ये होता है कि अगर आप ये पॉइंट, दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहे हो, ए बी एक लाइन सेगमेंट है, तो यहां पे एक पॉइंट पी है, तो पी को अगर आप उस लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से कनेक्ट कर देते हो, और ये जो बीच में एंगल बन रहा है, दिस एंगल इज नोन एज एंगल सबटेंडेड बाय ए बी एट पी। देखो, सबटेंडेड टर्म बेसिक आइडिया होना चाहिए, मुझे पता है आप लोगों को याद होगा, बट फिर भी मैं एक बार बताना अपनी ड्यूटी समझता हूं। तो ए बी सबटेंड्स एंगल ए पी बी एट पॉइंट पी। अगर ए बी एक लाइन सेगमेंट की जगह आर्क होता, तब भी बात वही होती। तो दिस आर्क ए बी, दैट इज माइनर आर्क ए बी, इनफैक्ट सबटेंड्स एंगल ए पी बी एट पॉइंट पी। कोई दिक्कत? नो सर। हाँ सर। उसके बाद आता है सेक्टर ऑफ द सर्कल। सेक्टर ऑफ सर्कल क्या होता है? सेक्टर एक बड़ी कमाल की चीज है, चैप्टर नंबर 12 में हम सेक्टर का अच्छा खासा पोस्टमार्टम करेंगे। तो सेक्टर होता है रीजन ऑक्युपाइड बाय, या रीजन बिटवीन टू रेडियाई एंड एन आर्क। टू रेडियाई एंड एन आर्क, दिस इज नोन एज सेक्टर ऑफ द सर्कल। देयर आर टू टाइप ऑफ सेक्टर्स, वन इज माइनर सेक्टर एंड अदर इज मेजर। हाफ से कम है उसको माइनर बोलते हैं, और हाफ से ज्यादा है उसको क्या बोलते हैं हम? मेजर सेक्टर। मेजर। नेक्स्ट आती है चीज हमारे सामने, सेगमेंट ऑफ, क्योंकि ये मैं सर रब फटाफट आपको थ्रू करा रहा हूं, रीजन भी क्या है कि ये सारी चीजों का ज्यादा यूज नहीं है। सेगमेंट क्या है? कॉर्ड सर्कल को दो भागों में बांटती है। रीजन, जो स्मॉलर रीजन है, दैट इज नोन एज माइनर सेगमेंट, और जो मेजर रीजन है, इट इज नोन एज, बड़ा रीजन है आपसे ज्यादा, उसको बोलते हैं मेजर सेगमेंट। कोई दिक्कत बच्चों? नो सर। नो सर। और मोर ओवर वन, ये जो सेक्टर नंबर 1 है इसको हम बोलते हैं माइनर, और सेक्टर नंबर 2 को बोलते हैं मेजर। बट अगर 1 एंड 2 को आपस में इंटरलिंक किया जाए,
माइनर और मेजर को, इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं हम alternate segment. One is alternate segment to two, and two is alternate segment to one. ये सुनो, ये देखिए, यस मैं थ्योरम्स वगैरह कराऊंगा आपको मजेदार, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम एंड ऑल दैट। कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने सर्कल चैप्टर कर लिया स्कूल में? नहीं, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। कॉन्सेंट्रिक सर्कल बड़ा सिंपल है, ऐसा सर्कल जिसका सेंटर सेम हो, ऐसे सर्कल्स which have same centers and different radii, those circles are known as concentric circle. concentric circles. concentric circle term कॉमन टर्म है जो यूज होती रहती है। कोई दिक्कत बच्चों? नो सर। ये नोट करिए, ये वाला सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल, ये बहुत काम आएंगे हमारे, मतलब सर्कमस्क्राइब्ड वर्ड तकरीबन हर बार आपको मिलेगा, इसको नोट करिए अच्छी तरह से। मैं आपको जनरल वे में बता देता हूं, ऐसा सर्कल जो किसी पॉलीगन के वर्टिसेस से पास करता है, दैट सर्कल इज नोन एज सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल। A circle passing through all the vertices of a polygon is called as circumscribed circle of that polygon. ठीक है जी। अब सर्कमस्क्राइब का मतलब ये नहीं है कि यहां पे उन्होंने पेंटागन बना रखा है फॉर एग्जांपल, तो सिर्फ पेंटागन से बन सकता है। सर्कमस्क्राइब सर्कल का मतलब पॉलीगन से पास होने वाले सारे वर्टिसेस से पास होना चाहिए। वो सारे वर्टिसेस का मतलब वो ट्राइंगल हो सकता है, वो क्वाड्रिलेटरल हो सकता है, पेंटागन, हेक्सागन, सेप्टागन, डा 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 डा, कुछ भी हो सकता है, पॉलीगन होना चाहिए। गॉट इट और नॉट बच्चों? यस सर। और ऐसे सर्कल के सेंटर को हम क्या यूज करते हैं? टर्म सर्कम सेंटर। ट्राइंगल्स में मैंने आपको लिखवाया होगा, जहां तक मुझे याद है, मैं लिखवाता हूं अच्छी तरह से। ट्राइंगल्स में याद है आप लोगों को? सर्कम सेंटर, सर्कम सर्कल, यस सर। लिखाया हुआ ना मैंने? यस सर। ठीक है जी। अब देखो, सर्कमस्क्राइब सर्कल बोल दिया। अब सर्कमस्क्राइब सर्कल का अदरवाइज जो इसका नाम है, इसको बेसिकली सर्कमस्क्राइब सर्कल को बोलते क्या है? सर्कम सर्कल। इसका नाम सर्कमस्क्राइब सर्कल भी है एंड सर्कम सर्कल भी है। ठीक है जी। तो पहली चीज आ गई सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल, दूसरी चीज आ गई सर्कल का दूसरा नाम सर्कम सर्कल। देखिए, एक वर्ड आपके सवाल को जिंदा कर सकता है, याद रखना, मार भी सकता है। तीसरा पॉइंट आ गया, सेंटर को क्या बोलते हैं हम? सर्कम सेंटर। अच्छा, सर्कल के बारे में तो दुनिया भर की बातें कर ली, जो अंदर वाला बंदा है उसके बारे में कोई बात नहीं करी। जो जेल में बंदा है यहां पे, जो अंदर है, इस पॉलीगन को हम क्या बोलेंगे? इंस्क्राइब्ड पॉलीगन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं बेटा, आपके सवाल का पासा पलट सकती हैं। प्लीज इसको ढंग से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि नोट करेंगे तभी पढ़ेंगे, पढ़ेंगे तभी थोड़ा सा कैप्चर हो पाएगा। तो जो सर्कल पॉलीगन के वर्टिसेस से पास करता है उसको कहते हैं सर्कमस्क्राइब सर्कल, उसका दूसरा नाम है सर्कम सेंटर, उसके सेंटर को कहते हैं सर्कम सेंटर। और जो डायग्राम अंदर छुपी हुई है जिसके वर्टिसेस से सर्कल पास हो रहा है उसको हम बोलते हैं इनस्क्राइब्ड पॉलीगन। यस सर। ओके, उसके बाद ये लिखिए, ये नोट हो गया बेटा? क्लियर है? यस सर। यस सर। गुड। चलिए ये लिखिए आप, इनस्क्राइब्ड सर्कल। अब कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर ये तो सर्कल बाहर था, डब्बा अंदर था। ये सारा हमने पढ़ा हुआ 9th में, जनरली साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की फॉर्म में हमने ये सारा 9th में पढ़ा हुआ है।
मानते हो इस बात को? 10th में जो Yes, हमारे sir. सामने आने वाला है काम, क्योंकि मैंने क्या बोला, 10th में हमारा जो चैप्टर है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? टेंजेंट। अब पहली वाली डायग्राम में यहां पे कोई टेंजेंट दिख रही है आपको? इसमें तो कोई टेंजेंट बनी नहीं हुई। Yes, sir. इन जनरल वे में बात कर रहा हूं। अगर आप यहां पे देखोगे, ये डायग्राम जो आपके सामने आपको दिख रही है, इसमें देखो टेंजेंट ही टेंजेंट है, मेला लगा पड़ा टेंजेंट्स का। तो टेंजेंट ए बी टेंजेंट है एक। अगर आप देखोगे BC इज द टेंजेंट टू द सर्कल, आप देखोगे CD इज द टेंजेंट टू द सर्कल, आप देखोगे DE इज द टेंजेंट टू द सर्कल, एंड फर्दर AE इज द टेंजेंट। पेंटागन वगैरह नहीं आते, क्वाड्रिलेटरल तक ही काम चलता है। तो इनस्क्राइब्ड सर्कल किसको कहते हैं? नोट करिए प्लीज इस डेफिनेशन को। सर्कल टचिंग all the sides of a polygon is called an inscribed circle. Circle touching all the sides of a polygon is called as inscribed circle. और हमारा पाला इस चैप्टर में ऐसी डायग्राम के साथ ही पड़ेगा मेजॉरिटी में। मतलब हमारा जो दोस्ती रहेगी हमारी, वो टेक्निकली इनके साथ रहेगी। सर्कल आ गया और क्वाड्रिलेटरल्स के साथ। पेंटागन के 2-3 क्वेश्चन है इन टोटल, बस ज्यादा नहीं है। हमारी टेक्निकली दोस्ती इनके साथ रहेगी। ओके, इसको हम बोलते क्या है? इंस्क्राइब्ड सर्कल। जब सर्कल इंस्क्राइब्ड होता है तो टेंजेंट्स बनती हैं, क्योंकि टच करके निकलती हैं। और इस सर्कल को, सर्कल के सेंटर को क्या कहते हैं हम? सेंटर ऑफ द सर्कल इज नोन एज In center. सरकम सेंटर नहीं बेटा, सरकम सेंटर बाहर वाले सर्कल का होता है। सरकम सेंटर होता है सरकम सर्कल का। इन सर्कल है, टेक्निकली इंस्क्राइब्ड सर्कल है, इसका जो सेंटर है उसको क्या बोलते हैं हम? इन सेंटर। अब कई बार बच्चे पूछते हैं सर आपने ऊपर बोला था कि अगर क्वाड्रिलेटरल बाहर है, मतलब टेक्निकली सर्कल बाहर है, क्वाड्रिलेटरल अंदर है, इसको हमने क्या बोला था? सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल। कंफ्यूजन रहेगी, मैं बता रहा हूं, जल्दी जल्दी क्लियर नहीं होगा ये। सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल। सर आपने इसका नाम एक और बताया था, आपने बोला था कि इसको आप सर्कम सर्कल भी बोल सकते हो। क्या सर इसके साथ नहीं ऐसा होता? इसके साथ भी होता है। ये सर्कल कौन सा है? इंस्क्राइब्ड सर्कल। इसका दूसरा नाम क्या होगा फिर? इसका दूसरा नाम क्या होगा? In circle. इन सर्कल। और इसके सेंटर को क्या बोलेंगे हम? इन सेंटर। Center. बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपकी ड्यूटी यही है कि आप इसको एक बार पढ़ लें, बस रीड कर लें। जब हम क्लास में आए ये कंटेंट पढ़ के आए, बस इतनी रिक्वायरमेंट है, बाकी मजे से हो जाएगा काम। गॉट इट और नॉट? Yes, sir. मतलब सीधी सी बात है यार, आप ऐसे समझ सकते हो, जो चीज बाहर है उसके साथ कौन सी टर्म यूज होती है? सर्कम। और जो चीज अंदर है उसके साथ कौन सी टर्म यूज होती है? इन। नेक्स्ट लिखिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अच्छा, आप लोगों में से कौन बताएगा मुझे कि ये क्वाड्रिलेटरल जो है ये सर्कम सर्कल है या इनस्क्राइब्ड सर्कल है? सर्कम सर्कल। सर्कम सर्कल। Circum circle. ना? इन सर्कल कौन सा होगा? अगर सर्कल इसके अंदर बनेगा। अगर ये बनाऊंगा व्हाइट वाला, इट विल बी कंसिडर्ड एज इन सर्कल। ओके, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एक सर्कम सर्कल है व्हिच पासेस थ्रू 4 वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज नोन एज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इसकी प्रॉपर्टीज हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। A quadrilateral inscribed in a circle is called a cyclic quadrilateral. Yes or no बच्चों? Yes, sir. यस। चलिए गुड। अब मैं आता हूं अपने नोट्स पे। थ्योरम्स आपको लिखवा दें थोड़ी सी। मैंने कल ये चैप्टर ICSE को स्टार्ट कराया है, सतपाल मित्तल को, तो वो सारे नोट्स ही आपके काम आ जाएंगे।
ओके ग्रेट। चलिए जी कुछ थ्योरम्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहली थ्योरम है हमारे पास, बिल्कुल बेसिक थ्योरम। अगर किसी को प्रूफ की मतलब रिक्वायरमेंट लगेगी तो मुझे बता देना, मैं प्रूफ भी करा दूंगा। ओके, वैसे तो मैं कोशिश करता हूं समझाने की। लिखिए थ्योरम नंबर 1, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। ये सारी थ्योरम्स आपको 9th क्लास की बिल्कुल बेसिक से इसलिए लिखवा रहा हूं क्योंकि कुछ नहीं पता कि 4 नंबर का सवाल आपका एक छोटी सी लल्लू सी थ्योरम के चक्कर में फंस जाए और आपको वो थ्योरम याद ना हो। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो थ्योरम्स हैं वो एक ट्रेजर हंट में आपकी कीज हैं जो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगी। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। आई ड्रॉ अ सर्कल, सर्कल बना लीजिए रैंडमली। ए बी एंड सी डी आर 2 इक्वल कॉर्ड्स, और ए बी सर्कल पे कौन सा एंगल सबटेंड कर रही है? एंगल AOB। और सी डी जो है ये सर्कल पे कौन सा एंगल सबटेंड कर रही है? एंगल COD। तो दोनों जो एंगल बना रहे हैं, अगर कॉर्ड्स इक्वल हैं तो सेंटर पे सबटेंडेड एंगल भी इक्वल होंगे। ये कॉन्ग्रेंट कैसे होते हैं? ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होंगे तो एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। कौन सा रूल लगेगा? SSS। तो यहां पे आ जाएगा आपका, अगर आप देखना चाहते हो तो ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल COD बाय यूजिंग SSS कॉन्ग्रेंसी रूल। SSS कैसे लगा? कॉर्ड कॉर्ड के इक्वल है, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल आर ऑलवेज इक्वल। बच्चों फर्स्ट थ्योरम में कोई डाउट? नो सर। नो सर। मैं स्क्रॉल कर रहा हूं, अगर बाय चांस किसी का नोट करना रह जाएगा तो मुझे बता देना, मैं आई कैन री स्क्रॉल एक डाउन। मिनट। ओके ओके, टेक योर टाइम। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। कर लिया सर। ओके डन। सिर्फ कॉपी नहीं करना बच्चों, अगर आपको किसी को भी लगता है कि बाय चांस ऊपर से निकल रही है बात तो आप डिस्कस कर सकते हैं। लाइव क्लास का फायदा यही होता है। हाँ जी, इसका बिल्कुल कन्वर्स ऑफ द फर्स्ट स्टेटमेंट। अगर कॉर्ड्स पहले में हमने पढ़ा था कॉर्ड्स इक्वल हैं तो सेंटर पे इक्वल एंगल बनते हैं। सेकंड स्टेटमेंट में हम क्या पढ़ रहे हैं कि अगर कोई कॉर्ड्स हैं 2 या 2 से ज्यादा, वो सर्कल के सेंटर पे इक्वल एंगल बना रही हैं। है ना, सर्कल के सेंटर पे इक्वल एंगल बना रही हैं, इसका मतलब उन कॉर्ड्स को इक्वल होना पड़ेगा। तो अगर कोई रफ डायग्राम मैं बनाऊं, यहाँ पे मैं कॉर्ड्स ले रहा हूं कि ये कॉर्ड है जो इसी सर्कल पे बना रही है, लेट अस अज्यूम 55 डिग्री का एंगल, और यहाँ पे एक और की कॉर्ड है, ये भी सर्कल पे 55 डिग्री का एंगल बना रही है, और एक और कॉर्ड है यहाँ पे विच इज ऑल्सो सबटेंडिंग एंगल ऑफ 55 डिग्री। इसका मतलब ये तीनों कॉर्ड्स क्या होने वाली हैं? इक्वल होने वाली हैं। और मोर ओवर ये तीनों जो आर्क की लेंथ है ये भी इक्वल होने वाली है। अगर कॉर्ड्स इक्वल होती हैं तो आर्क भी इक्वल होते हैं। रूल कौन सा लगेगा? SAS। तो ट्राइंगल AOB congruent to triangle COD by using SAS congruency। रेडियस रेडियस के इक्वल, रेडियस रेडियस के इक्वल, एंड जो एंगल है वो हमें गिवन है कि अगर एंगल इक्वल है तो। ओके डन। बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बड़ी बड़ी थ्योरमों की जान है, बड़े बड़े सवाल सॉल्व कराती है ये। परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। सर्कल के सेंटर से कॉर्ड के ऊपर हम इनफाइनाइट मैनी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, बट जो परपेंडिकुलर होती है सिर्फ उसी की बात कर रहे हैं हम लोग। जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे इट बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो डायग्राम टेक्निकली हमने ये बनाई थी, और प्रूव करने के लिए हमने क्या करा, इसको ऐसे एंड पॉइंट से कनेक्ट कर दिया। O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, AB इज द कॉर्ड, एंड सेंटर से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करी कौन सी? OM परपेंडिकुलर टू AB। व्हाट इट गिव्स अस? OM बाइसेक्ट्स AB।
OM बाइसेक्ट्स AB। 3 चीजों का कॉम्बिनेशन है बच्चों, अगर आप नोटिस करो, देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 थिंग्स। किस किस का, ध्यान से सुनना। सेंटर, ठीक है जी, कॉर्ड आ गई, मतलब टेक्निकली आप ले लो बाइसेक्ट आ गया, और तीसरी चीज आ गई परपेंडिकुलर। अगर आप सेंटर से बाइसेक्टर ड्रॉ करते हो कॉर्ड की, तो वो क्या रिजल्ट देगी आपको? परपेंडिकुलर होगी। परपेंडिकुलर होगी। अगर आप सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, तो वो क्या करेगी? कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगी। और देखो सबसे सुंदर बात, अगर कोई लाइन सेगमेंट ऐसी है जो कॉर्ड की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो क्या होगा? वो सेंटर से पास करेगी। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब अगर आपको बाय द चांस कुछ सवाल में कुछ प्रूव करने के लिए आ गया कि शो दैट एपी पासिस थ्रू सेंटर, फॉर एग्जांपल आपको सवाल आ गया कि शो दैट एपी, मैं सर्कल बना देता हूं यहां पे, मैं लेट अस अज्यूम यहां पे कोई लाइन सेगमेंट है इस तरह से, और आपको बोला गया है कि शो दैट ये एपी है, शो दैट एपी पासिस थ्रू सेंटर। तो मतलब सेंटर से पास कराने का मतलब आप हाथ से पकड़ के थोड़ी पास कराओगे इसको, तो it will be sufficient to prove that AP is the perpendicular bisector of some chord। अगर मैं यहां पे ये प्रूव कर दूं कि ये जो AP लाइन सेगमेंट जा रही है, ये इस कॉर्ड, जो इसका कॉर्ड का नाम रख देते हैं MN, AP is the perpendicular bisector of the chord MN। अगर आपने इतना प्रूव कर दिया, then it is sufficient to say it passes through the सेंटर। ये 3 चीजों का कॉम्बिनेशन है, बस इस कॉम्बिनेशन को याद रखना है। चलिए, तो परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। इसका रिवर्स, इफ अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, देन इट इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। लिखिए शाबाश। किसी को समझ नहीं आएगा तो पूछ सकते हो, अगर कोई बोर हो रहा है तो मुझे बता देना, मैं कोई जोक सुना दूंगा। अगर दिल रोमांटिक हो रहा है तो मैं शायरी भी कर सकता हूं। आपके एंटरटेनमेंट के लिए सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है। If a line drawn from the center bisects the chord, then it must be perpendicular to the chord। अब परपेंडिकुलर होगी कैसे? हम दोनों ट्राइंगल्स को क्या करेंगे यहां पे? लाइकवाइज ट्राइंगल AMO congruent to triangle BMO by using SSS rule, OA equal to OB, OM OM, AM equal to BM। तो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे एसएसएस से, तो एंगल 1 किसके इक्वल आएगा? एंगल 2 के। बट एंगल 1 + 2 कितना है? तो देयरफॉर 1 भी 90 होगा। एंड आई होप क्लियर है बच्चों? यस सर। चलिए नेक्स्ट आइए। तो 2 मिनट पीछे स्क्रॉल कर दो। अबे यार, डन सर। आगे देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है ये। इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। नोट करिए इसको। इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। मैं आपको बता रहा हूं, इनमें से पता नहीं कौन सी थ्योरम आपके सवाल में जान फूंक सकती है, इग्नोर मत करना प्लीज। Equal chords of circle are equidistant from the center of the circle। इसका मतलब जनरल वे में ये है
अगर मैं एक सर्कल बनाता हूं, यहाँ पे सर्कल आ गया, तो यहां से दो कॉर्ड्स हैं, लेट अस अज्यूम इस कॉर्ड का नाम मैंने रख दिया ए बी एंड द अदर कॉर्ड इज सी डी। सी डी इक्वल लग रही, थोड़ा सा इसको और पास कर देते हैं, ये मान लो सी डी है, ठीक है जी। अब बात आती है इक्विडिस्टेंट टर्म की। इक्विडिस्टेंट टर्म को मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी थी, तो बताता हूं आपको क्या है। जब हम इक्विडिस्टेंट की बात करते हैं तो हमारे पास तीन तरीके से चीजें इक्विडिस्टेंट हो सकती हैं। चीजें का मतलब पॉइंट और लाइंस की बात कर रहे हैं। पहला पॉइंट हमारे सामने आता है दो पॉइंट्स के बीच में, टू पॉइंट्स आर इक्विडिस्टेंट। यहां पे पॉइंट P है, यहां पे पॉइंट Q है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है, यहां पे R है। तो पॉइंट्स का जब डिस्टेंस देखना होता है तब हम कौन सा डिस्टेंस देखते हैं? टेक्निकली डिस्प्लेसमेंट की तरह, मानते हो? उनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखते हैं। और जनरल डिस्टेंस मतलब इसमें कोई और मैटर नहीं होता, पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस क्या होता है? जनरल डिस्टेंस। बट जब हम पॉइंट और लाइन के बीच का डिस्टेंस देखते हैं तब हम कौन सा डिस्टेंस देखते हैं बच्चों? परपेंडिकुलर। पॉइंट और लाइन का मतलब क्या है? अगर मैंने ये एक पॉइंट P ले लिया और यहां पे कोई लाइन जा रही है, लेट अस अज्यूम L, तो मुझे P और L के बीच में डिस्टेंस देखना है। तो आप सोचो P और L के बीच में तो देयर आर इनफाइनाइट मेनी डिस्टेंसेस व्हिच कैन बी ड्रॉन। तो हम डिस्टेंस कौन सा लेंगे? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस व्हिच इज नोन एज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो जब भी आपको डिस्टेंस वर्ड यूज किया हो ज्योमेट्री में, मैथ्स में डिस्टेंस वर्ड यूज किया हो स्पेसिफिक ज्योमेट्री में, तो डिस्टेंस का मतलब आपने कौन सा डिस्टेंस लेना है? ऑटोमेटिकली परपेंडिकुलर। और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस किन के बीच में होता है? या तो पॉइंट से लाइन के बीच में या लाइन से लाइन के बीच में। मतलब कंफ्यूज नहीं होना, पॉइंट टू पॉइंट कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं होता। पॉइंट टू पॉइंट तो उनको ज्वाइन कर दो, जहां पे भी है, इधर है उसको ज्वाइन कर दो, वहां पे है उसको ज्वाइन कर दो। आई होप इट इज अंडरस्टूड। यस सर। यहां पे जो इक्विडिस्टेंट टर्म यूज हो रही है, मेरे कहने का आपको ये मतलब है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज टेकन एज ग्रांटेड, इट विल नॉट बी गिवन एनीवेयर एल्स। 90 डिग्री का एंगल आपको गिवन नहीं होगा। तो यहां पे हम कह रहे हैं कि इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। तो ए बी एंड सी डी आर इक्वल कॉर्ड्स। तो इसका मतलब डिस्टेंस का मतलब मैं कौन सा डिस्टेंस ले रहा हूं इसका? ये देखो, विच डिस्टेंस आई एम टेकिंग? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर। क्योंकि पॉइंट और लाइन के बीच में जब भी डिस्टेंस लिया जाएगा तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही लिया जाता है। तो हेंस अगर ए बी इक्वल टू सी डी है देन ओ एम इक्वल टू ओ एन होगा। और इसका कन्वर्स सिक्स्थ स्टेटमेंट, अगर ओ एम इक्वल टू ओ एन है तो ए बी इक्वल टू सी डी होगी। प्रूफ इसका बड़ा ही आसान है वैसे, बाय द वे आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूं, अगर आपको याद हो थोड़ा सा, तो इस तरह से ये छोटे ट्राइंगल बना के इन ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट कर दो। अगर कॉन्ग्रेंट कर देते हो तो ओ एम इक्वल टू ओ एन आ जाएगा आपके पास। Equal chords of circle are equidistant from the center, and if chords are equidistant from the center, then they are equal. मूव करें बच्चों? Yes. Okay. Doubt, query, you all are welcome. एक मिनट में नोट करोगा। बच्चों को डाउट तो नहीं है डिस्कस करने के लिए? Sir. ओके सर। गुड।
अब जो रिलेशनशिप मैंने आपको बताया था ऊपर 7th पॉइंट वो बनता है, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉर्ड्स पास थ्रू सेंटर ऑफ द सर्कल। नोट करिए इसको। ठीक है ना, जब किसी लाइन सेगमेंट को अगर सेंटर से पास करके दिखाना है आपने, तो उसके लिए आपको मतलब पास कैसे कराएं? अब ये तो मतलब ज्योमेट्रिकली इम्पॉसिबल सा लगता है, अजीब सी बात लगती है। तो पास करने के लिए हमें मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट कौन सा यूज करना है कि वो लाइन सेगमेंट या लाइन इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉर्ड। अगर आप इतना प्रूव कर देते हो तो ऑटोमेटिकली सेंटर से पास होने के लिए प्रूव हो जाएगा। सर ये वाली थ्योरम एक बार समझा दो दोबारा। बेटा मैंने अभी आपके साथ थोड़ी देर पहले डिस्कस करा था कि अगर आप ये बनाते हो सर्कल, ये एक कॉर्ड है ए बी, ठीक है, यहां पे मैंने वैसे बनाई हुई है, एक बार दोबारा बनाया था। ये देखो, हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, या so there are three things are related to each other. One is perpendicular drawn from the center बोल रहे हैं ना, एक तो सेंटर आ गया, दूसरा perpendicular drawn from the center, तीसरी चीज क्या आती है? bisects the chord। तीन चीजें हैं। अगर सेंटर से ड्रॉ कर रहे हो, इनमें से कोई भी दो पकड़ लो, अगर सेंटर से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो तो आपको रिजल्ट क्या मिलता बताओ? इट बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, है ना। अगर आप सेंटर से बाइसेक्टर ऑफ द कॉर्ड ड्रॉ करते हो, मतलब यू पिक एनी टू, यू विल बी ऑब्टेन्ड बाय 3, तो आपको क्या मिलेगा? लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर विच बाइसेक्ट्स द कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। तो अगर आपके पास कॉर्ड की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ जाती है तो फिर तीसरी ऑप्शन आपके पास क्या बचती है? सेंटर की बनती है। इसका मतलब इट हैज टू पास थ्रू सेंटर। अगर किसी भी कॉर्ड की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो वो सर्कल की शेप के अकॉर्डिंगली उस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को सेंटर से ही पास करना पड़ेगा। देखो एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूं एक और अच्छी चीज। फॉर एग्जांपल यहां पे मैंने जो सर्कल बनाया हुआ है, डायग्राम को अगर आप देखो, यहां पे मैंने क्या करा हुआ है? ए बी की एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करिए। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो आपको पता है ना कैसे ड्रॉ करते हैं? हाफ से ज्यादा कंपास खोल के ऊपर नीचे घुमा देते हैं ऐसे, ये वाली, इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये सुनो, मैंने ए बी की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाई, ये येलो वाली, जिसका नाम रखा है मैंने एल। गॉट इट और नॉट? यस सर। फिर मैंने सी डी की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाई, जिसका नाम मैंने रख दिया, लेट अस अज्यूम पी। अब दोनों बाइसेक्टर्स जो हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, दे आर मीटिंग ईच अदर एट पॉइंट ओ। तो O विल बी कंसिडर्ड एज सेंटर ऑफ द सर्कल। फॉर एग्जाम्पल सवाल आपको आता है कि आपको एक सर्कल गिवन है, दिस सर्कल हैड बीन मेड बाय बैंगल, यूजिंग बैंगल, ठीक है, आपको सेंटर नहीं पता, कंपास से नहीं बनाया आपने। थैंक यू। व्हाट आई मीन टू से कि आपने बैंगल लेके एक सर्कल बनाया एंड यू आर इंटरेस्टेड टू फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो आपको क्या काम करना पड़ेगा सेंटर ढूंढने के लिए? आप सर्कल के ऊपर कोई भी दो कॉर्ड्स बना दो, कहीं भी दो कॉर्ड्स बना दो और इन कॉर्ड्स की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दो। ये आपने 9th में पढ़ा होगा अगर आपको याद हो तो ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल टेढ़ी बेढ़ी से बन रही हैं, तो दे विल मीट ईच अदर एट अ पॉइंट। तो
तो दैट पॉइंट विल बी कंसिडर्ड एज सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर। सेंटर। तो मतलब अल्टीमेटली सेंटर ढूंढने के लिए कॉर्ड की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की जरूरत पड़ती है। बाकी सवाल करेंगे तो ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगा, अदरवाइज ये 9th क्लास की प्रॉपर्टी है, 10th की स्पेसिफिकली नहीं है। गॉट इट और नॉट? यस सर। बाकी यस फिर भी अगर आपका डाउट बन रहा है, इसमें नहीं अच्छी तरह समझ आ रहा, वेट करो अभी, फिर आप सवाल करेंगे उसमें क्लियर कर लेंगे इसको। ओके गाइस, चलिए प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल्स। ये थ्योरम अगर आपको प्रूफ नहीं करा रहा सारी, सिर्फ हमें नोट करना है क्योंकि ये बड़ी काम की थ्योरम है और एग्जाम में ये पूरी थ्योरम वर्ड टू वर्ड लिखनी पड़ती है एज इट इज, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। Angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by it on the remaining part of the circle. थ्योरम क्या है? एंगल सबटेंडेड बाय, कौन सबटेंड कर रहा है एंगल को? एन आर्क। आर्क कहां पे सबटेंड कर रहा है? सेंटर पे एंगल बना रहा है। ओके, जो सेंटर पे एंगल बन रहा है यहां पे कौन सा बन रहा है जी? अगर ए बी में माइनर आर्क ले रहा हूं तो सेंटर पे कौन सा एंगल बना रहा है आर्क? एंगल एओबी। दिस एंगल इज डबल, किसका डबल? एंगल सबटेंडेड बाय, किसके द्वारा बनाया गया एंगल? हु मेड द एंगल? सबटेंडेड बाय इट अगेन, मतलब उसी आर्क की बात कर रहा है। कहां पे एंगल बन रहा है? ऑन द रिमेनिंग पार्ट। रिमेनिंग पार्ट का रेफरेंस क्या है? सर्कल पे इस आर्क को छोड़ दो, ए बी आर्क को छोड़ दो, लीव ए बी, और ए बी के अलावा सर्कल का जितना भी पार्ट है ये व्हाइट वाला सारा, इसको हम बोलेंगे सर्कल का रिमेनिंग पार्ट। रिमेनिंग का मतलब होता है अदर देन आर्क। तो एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। रिजल्ट क्या है? एंगल एओबी इज ट्वाइस ऑफ एंगल एसी। सर एओबी हाफ एंगल एसीबी नहीं होना चाहिए? अरे एओबी ट्वाइस होगा, सेंटर वाला डबल है ना। अरे भाई जो इज टर्म है ना, इंग्लिश का वर्ड है इज को हम किस में कन्वर्ट करते हैं? इक्वल टू में। तो हम क्या कह रहे हैं? मैं इंग्लिश में ये बोल रहा हूं कि एओबी इज ट्वाइस ऑफ एसीबी, है ना। देखो यार, एओबी यहां पे आ गया, इज कहां गया? इक्वल टू में चला गया, और इज के बाद ट्वाइस है तो इक्वल टू के बाद ट्वाइस होगा। तो ये छोटी छोटी शैतानियां जो हैं मैथ्स की करके आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। मेरे प्यारे बच्चों को याददाश्त ताजी हुई, पिछले साल इन्हीं दिनों में आपने चैप्टर किया होगा, प्रोबेबली नवंबर में। यस सर। यस सर। ओके, अब यहाँ पे अलग अलग इसकी 3 वर्जन बनते हैं इसके, कि ये जो फर्स्ट में हमने करा था वी टुक ए बी एज माइनर आर्क, तब भी ये ट्रू है। सेकंड पार्ट इसका क्या है? ए बी एक कौन सा आर्क है? मेजर आर्क है। जब मेजर आर्क है तो सर्कल के सेंटर पे कौन सा एंगल बनाएगा? ये रिफ्लेक्स 180 डिग्री से बड़ा एंगल बनाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं मान लूं कि ये एंगल 200 डिग्री का है, एंगल एओबी मतलब रिफ्लेक्स एंगल एओबी, तो ऊपर वाला एंगल कितना होगा फिर? 100 डिग्री का होगा। इसकी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, हम क्वेश्चन को घुमा फिरा के वापस इसी में कन्वर्ट कर लेते हैं बाय द वे। और अगर सेमी सर्कल होगा तो देखो जरा, जो आर्क एपीबी है, एपीबी सेमी सर्कल है ना, तो आर्क एपीबी कितना एंगल बना रहा है? 180 डिग्री, क्योंकि सेमी सर्कल तो डायमीटर ही बनाता है। सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है बच्चों? 180। तो ये ऊपर वाला एंगल कितना? 180 90 होना पड़ेगा ना। इसको अपन डिस्कस करते हैं अभी। ओके चलिए, एनी हाउ प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, हमें प्रूफ नहीं आने इस बार, सिर्फ हम फंडामेंटल टूल्स को अपने रिवाइज कर रहे हैं ताकि हम चैप्टर में फाइट करने के लिए तैयार हो जाएं।
दूसरा है एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। ये जितनी भी थ्योरम्स हैं सारी फर्स्ट थ्योरम के ऊपर ही बेस्ड हैं। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, सेम सेगमेंट की थ्योरी समझ लो एक बार। बच्चों को थ्योरम तो पता होती है बट सेम सेगमेंट का मतलब नहीं पता होता। सेम सेगमेंट का मतलब ये एप्रोप्रिएट टर्म नहीं है, सेम सेगमेंट पता नहीं क्यों यूज करी हुई है, बट ये कहना चाह रहा है कि अगर ये सर्कल है, मान लो आपने ये आर्क डिसाइड कर लिया कौन सा, ए बी, इसको मैं डार्क कर देता हूं, डन। अब आपने क्या करा, इसको ज्वाइन कर दिया ए बी को, तो ए बी ने क्या करा, इस सर्कल को दो सेगमेंट में डिवाइड कर दिया, एक मेजर सेगमेंट और एक माइनर सेगमेंट। अब ये कहना चाह रहा है कि ए बी आर्क मेजर सेगमेंट में जितने भी एंगल बनाएगा, एक बात को पक्का रखना कि जितने भी एंगल सबटेंड होने वाली प्रॉपर्टीज हैं, एंगल सबटेंडेड बाय सम आर्क सम कॉर्ड, दो ही जगह पे एंगल सबटेंड होना डिफाइंड है, एक तो सेंटर पे, दूसरा सर्कल पे। सर्कल के बीच या सर्कल के बाहर एंगल सबटेंड होने की हमारे पास कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। तो जब मैं आपसे सर्कल पे एंगल सबटेंड होने की बात कर रहा हूं, इसका मतलब बीच बचाले की कोई डिस्कशन नहीं कर रहा मैं। तो ये कहना चाह रहा है कि ये जो सर्कल में जितने भी एंगल बनाएगा एक ही सेगमेंट में, मतलब हमने मेजर सेगमेंट पकड़ लिया, तो जितने भी एंगल यहां पे बनेंगे ये सारे एंगल क्या हैं, इक्वल हैं। और माइनर सेगमेंट में अलग से, तो माइनर सेगमेंट में मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूं, लेट अस अज्यूम ये वाले एंगल, माइनर सेगमेंट के सारे एंगल माइनर सेगमेंट के सारे एंगल्स के साथ इक्वल होंगे, और मेजर सेगमेंट के एंगल मेजर सेगमेंट के एंगल्स के साथ इक्वल होंगे। ये सुनो, यस सर। इसको हम कहते हैं एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। प्रूफ इसका बड़ा सिंपल है, जैसे मैंने यहां पे प्रूफ दिखाया हुआ है इसका, आप सेंटर से ए और बी को ज्वाइन कर दो। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल। अब ये जो एओबी है ये एसीबी का भी डबल है, और जो एओबी एंगल है इट इज डबल ऑफ एंगल एडीबी आल्सो। तो देखो यार मैंने प्रूफ कैसे करा इसका, एओबी इज डबल ऑफ एसीबी, एओबी इज डबल ऑफ एडीबी, तो देयरफॉर ट्वाइस ऑफ एसीबी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एडीबी, 2 कट गया। तो रिजल्ट क्या है, बस इतना ही नोट करना है आपने, ये वाला रिजल्ट नोट करना है। बच्चों मूव करें आगे। यस सर। थर्ड, यस सर। एंगल इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल। ये आप डायग्राम बना लीजिए, और इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लिखाना है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। एंगल इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल। इसका अगर फॉर्मल डेफिनेशन की बात करें वो तो ये है, अदरवाइज इसको मैं कैसे समझाता हूं, एंगल सबटेंडेड बाय डायामीटर ऑन द सर्कल। ये ज्यादा अच्छी बात है। डायामीटर को के एंड पॉइंट्स को अगर आप सर्कल पे कहीं भी टच करा दो तो जो एंगल फॉर्म होगा, चाहे आप डायामीटर ऐसे ले लो, डायामीटर को अगर आप सर्कल के साथ कनेक्ट करा दो एंड पॉइंट्स को, तो ये एंगल जो बनेगा इट विल ऑलवेज बी 90 डिग्री। क्यों होगा, सीधी सी बात है, अरे भाई एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। अगर सेमी सर्कल है इसका मतलब इसको क्या होना पड़ेगा बच्चों, ये बंदा कौन है, डायमीटर। सेमी सर्कल अंडरस्टूड है ना, डायमीटर ही होगा। तो डायमीटर एक स्ट्रेट लाइन है, तो यहां पे वो 180 डिग्री का एंगल बनेगा, 180 डिग्री का, तो यहां पे कितना होना चाहिए फिर 90 डिग्री। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये निकल के आती है कि अगर आपको प्रूव करने के लिए आ जाए कि शो दैट AB इज द डायमीटर, अगर आपको ये प्रूव करने के लिए आ जाए कि शो दैट AB इज द डायमीटर, देन इट इज सफिशिएंट टू प्रूव एंगल ACB 90 डिग्री, दैट्स इट। यू आर गेटिंग माय पॉइंट, कैसे कोरिलेटेड है टर्म्स आपस में। अगर आपको प्रूव करने के लिए आ जाए कि AB डायमीटर है, तो सबसे इजी वे इसकी क्या है
कि आप ये बता दो किसी ना किसी ज्योमेट्रिकल मेथड से कि ए बी इज सबटेंडिंग 90 डिग्री ऑन द, अबे यार ये देखो, ये ले लेता हूं मैं 30 डिग्री फॉर एग्जांपल, ये मैंने ले लिया 60 डिग्री। अब मुझे बोला जाए शो करोगी ए बी डायमीटर है, मैं क्या अच्छा जी एंगल सम प्रॉपर्टी से एसी भी कितना आ रहा है 90, अगर वो 90 है तो डायमीटर ही तो होगा। यस यस सर। ओके ग्रेट। वाह वाह वाह, ये लिखिए ठीक है जी। कोई आर्क अगर सर्कल के सेंटर, सर्कल के ऊपर 90 डिग्री का एंगल सबटेंड करता है तो वो आर्क क्या होगा? क्योंकि एक बात को याद रखना, सर्कल या सेमी सर्कल की बात करते हैं तो मतलब ये जो आर्क है, दिस आर्क इज नोन एज सर्कल और हाफ ऑफ द आर्क इज नोन एज सेमी सर्कल। चलिए जी आगे चलते हैं। फिफ्थ टर्म साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों के चारों वर्टिसेस lie on the circle itself, that quadrilateral is known as cyclic quadrilateral। हाँ जी बच्चों, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज क्या हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू इट्स इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। ये मैंने डिफाइन करा हुआ है, प्लीज आप नोट करिए इसको। ध्यान से। सर एक सेकंड।
Okay. So exterior angle of cyclic quadrilateral is equal to its interior opposite angles. ये सुनो, तो ये एक्सटीरियर एंगल है, और एक्सटीरियर एंगल कौन सा लेना बच्चों? जो इंटीरियर एंगल के साथ मिलकर लीनियर पेयर फॉर्म करता है। कई बार आपको सवाल में ऐसे उलझाने की कोशिश करते हैं, जैसे ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कोई बना दिया और ये एंगल ले दिया यहां पे इस तरह से। दिस एंगल विल नॉट बी कंसिडर्ड एज एक्सटीरियर एंगल फॉर दिस प्रॉपर्टी, अदरवाइज दिस इज एन एक्सटीरियर एंगल नो डाउट, बट इसको एक्सटीरियर एंगल इस प्रॉपर्टी के लिए एलिजिबल कब मानते हैं? जब ये अंदर वाले एंगल के साथ मिलके लीनियर पे बनाए, मतलब स्ट्रेट लाइन के ऊपर हो। कहने का भाव ये है, ये एंगल सी के इक्वल आएगा। गॉट इट और नॉट? यस सर। ओके, नेक्स्ट। दूसरा है ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। नोट करिए, शो दैट काट दीजिएगा, यहां से स्टार्ट करिएगा। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है ऑलवेज, ईच पेयर। अंडरस्टूड है? अगर हमने एक पेयर का सम 180 डिग्री शो कर दिया तो दूसरे का पेयर भी एंगल सम प्रॉपर्टी से 180 डिग्री ही होगा। यस सर। ओके, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। ठीक है जी, ये नोट करिए। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल को आपको साइक्लिक प्रूव करने के लिए आ जाए तो उसके ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री शो कर दो, इट विल बी मोर देन इनफ दैट इट इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो मतलब इसकी डायग्राम आप इस तरह से बनाइए, ये रफ में क्वाड्रिलेटरल बना लिया, और मतलब क्वाड्रिलेटरल बना देते हैं, जनरल क्वाड्रिलेटरल कोई भी, और आपको प्रूव करना है कि ये क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक है। इट विल बी सफिशिएंट टू प्रूव इफ एंगल ए प्लस एंगल सी 180 डिग्री, then ABCD is cyclic. ABCD is cyclic. तो ये कुछ थ्योरम थी जो हमने पढ़ी क्लास 9 की। क्लास 10 की थ्योरम आपके साथ डिस्कस करना स्टार्ट करता हूं अभी। ओके, बच्चों करें डिस्कस, आगे फिर स्टार्ट करें। यस सर। यस सर। टेंजेंट्स के ऊपर आते हैं, प्रॉपर्टी है टेंजेंट्स की। तो पहले तो बनाते हैं सर्कल, फिर बनाते हैं एक सुंदर सी टेंजेंट। ओके जी, ये आ गई आपकी टेंजेंट और ये आ गया सर्कल। सर्कल का सेंटर लेते हैं ओ। तो फर्स्ट थ्योरम आपको क्या कहती है? थ्योरम 1, मतलब 10th के आगे कॉन्सेप्ट को कंटिन्यू करते हैं। तो रेडियस इज perpendicular to tangent at point of contact।
तो अगर आप इस डायग्राम को देखें, इस टेंजेंट का नाम हमने रख दिया ए बी एंड P इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो पहले तो जनरल फॉर्म समझ लेते हैं, फिर आप प्रूफ कर लेंगे। ये टेंजेंट है आपकी, कहीं से भी जा रही है। अगर आप टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर के साथ कनेक्ट कर दें, किसके साथ कनेक्ट कर दें? रूलर लेके, स्केल लेके आप इसको सेंटर के साथ कनेक्ट कर दें, किसको? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को। तो यहां पे जो एंगल बनेगा, दिस एंगल विल ऑलवेज बी ऑलवेज 90 डिग्री। तो अगर मैं O को P के साथ कनेक्ट करता हूं तो अदर लैंग्वेज में OP क्या है, कोई बता सकता है? रेडियस। रेडियस। और ये AB क्या है? टेंजेंट। P क्या है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो OP इज द रेडियस विच इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। स्पेसिफिकली कहां पे 90 डिग्री बनेगा? एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। थोड़ा सा पार्ट इसका सर्कल के अंदर होगा 90 डिग्री का, और थोड़ा सा पार्ट इसका बाहर होगा। अच्छा जी, बेटा ये थ्योरम नोट करिए आपने? यस। Yes. यस अब सर। समझने की बात है कि इसको प्रूव कैसे करेंगे। बड़ा अजीब सा मेथड है इसका, ध्यान से देखिएगा। पहले मैं आपको रफ में समझाता हूं, फिर आप फेयर में लिखेंगे। 9th में हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, थ्योरम नहीं थी ये, 9th में ट्रायंगल चैप्टर में लास्ट एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन था, इनइक्वालिटी एक्सरसाइज का, कि शो दैट आउट ऑफ ऑल लाइन सेगमेंट ड्रॉन टू अ लाइन फ्रॉम अ पॉइंट। अगर आपको मैं डायग्राम बना के दिखाऊं फिर आपको याद आ जाएगा शायद, ऐसे। ठीक है? Yes. पॉइंट P से AB के ऊपर अगर मैं बहुत सारी लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ करता हूं तो जो स्मॉलेस्ट होगी वो क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। Perpendicular. और जो परपेंडिकुलर होगी वो स्मॉलेस्ट होगी। P से AB के ऊपर जितनी मर्जी लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ कर लूं, द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस विल बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है? सेम कॉन्सेप्ट हम यहां पे अप्लाई करेंगे। Yes. तो मेरा ध्यान से, ये सेंटर है, ये पॉइंट P है। अगर मैं O को P से ज्वाइन करता हूं तो एक लेंथ बन गई। और मैंने आपको स्टार्टिंग में डिस्कस करा था कि टेंजेंट एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो पॉइंट है, P पॉइंट है, दैट लाइज ऑन द सर्कल एंड ऑल द पॉइंट्स ऑन द टेंजेंट लाई इन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। तो अगर मैं टेंजेंट के ऊपर यहां पे एक और पॉइंट लेता हूं, लेट अस अज्यूम P1, और मैं O को P1 से कनेक्ट करता हूं, तो आप ये बताओ कि जो OP है ये OP1 से छोटी होगी या बड़ी होगी? छोटी। छोटी होगी ना। अंडरस्टूड है, ये हमने पहले ही स्टार्टिंग में पढ़ा हुआ है, छोटे बच्चे भी थे एकदम, कि सेंटर अगर कोई सर्कल के अंदर पॉइंट है OP, इसको OP को कनेक्ट करते हो तो ये रेडियस से छोटी होगी। अगर P को आप पॉइंट को लेते हो सर्कल के ऊपर तो ये जो OP है ये रेडियस होगी। और P को अगर आप सर्कल से बाहर लेते हो तो ये जो OP है, अगर P लाइज इन द एक्सटीरियर देन OP विल बी ग्रेटर देन R। ठीक है? बिल्कुल फंडामेंटल चीज है, क्लियर ही होती है इसमें। अगर मैं टेंजेंट के ऊपर एक पॉइंट और पॉइंट लेता हूं P2, तो OP विल बी स्मॉलर देन OP2। Yes. अगर मैं टेंजेंट के ऊपर एक और पॉइंट लेता हूं P3, इधर भी ले लो, जितने मर्जी पॉइंट ले लो, P4, P5, P6, इतने सारे डिस्टेंसेस में से अब ये बताओ सबसे छोटा डिस्टेंस कौन सा है? अंडरस्टूड रेडियस ही होगी, अंडरस्टूड रेडियस ही होगी सबसे छोटी, OP. क्योंकि बाकी सारे पॉइंट्स जो है Yes. सर्कल से बाहर चले गए, और सर्कल से अगर बाहर चले जाएं तो वो रेडियस से लेंथ बड़ी हो जाती है। तो इसका मतलब OP इज द स्मॉलेस्ट लाइन, हेंस OP विल बी परपेंडिकुलर। आइडिया हुआ आपको मैंने क्या समझाना है, आपको क्या लिखवाना है, मतलब टेक्निकली थ्योरम में? तो यही काम करेंगे हम फॉर्मली। तो हम यहां पे क्या करते हैं, गिवन क्या है पहले वो लिखते हैं। सर्कल का सिंबल मैं यही यूज करूंगा, अ सर्कल C विद सेंटर O, रेडियस R
AB is tangent at point P to prove OP is perpendicular to AB. बच्चों क्वेश्चन की क्लैरिटी होनी जरूरी है, सॉल्व तो हम कर ही लेंगे कि अगर मैं OP को देखूं तो OP क्या है, परपेंडिकुलर है AB के ऊपर। चलिए अब हम क्या करेंगे, थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे, सारी कंस्ट्रक्शन हम प्रूफ में डाल देंगे, इसका थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन बेस्ड ही कह सकते हैं हम। तो टेक अनदर पॉइंट, या ऐसे लिखते हैं टेक अ पॉइंट Q ऑन AB अदर देन P। लो जी मैंने यहां पे ले लिया Q, और फिर क्या करो, ज्वाइन OQ को ज्वाइन कर दो। बच्चों समझ आ रही बात की? यस यस सर। नोट करो फटाफट साथ साथ। एक्सक्यूज मी सर। यस मैम। सर क्लास कब तक चलेगी ये वाली? 4:45, बस 5-7 मिनट में ये थ्योरम हो पाएगी आज। बाकी Okay. अगली क्लास में भी हम थ्योरम्स ही करेंगे पूरी क्लास में, 2 घंटे और लगेंगे थ्योरम्स में, नई थ्योरम्स कराऊंगा आपको बहुत सारी, ठीक है? फिर उससे नेक्स्ट क्लास में आपकी एनसीईआरटी स्टार्ट होगी बच्चों। हाँ जी, नोट किया इतना बच्चों? Yes. यस सर। तो यहां पे हम कैसे लिखेंगे इसको, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। और ये जो OQ हमने ज्वाइन करी है, लेट अस अज्यूम ये सर्कल को R पे इंटरसेक्ट कर रही है। ज्वाइन OQ which intersect the circle at point R। हाँ जी बच्चों, नोट हुआ इतना? फिर मैं स्क्रॉल करूं आगे। डन सर। ओके अच्छा, अब डायग्राम में बताओ OP और OR इक्वल हैं? यस यस सर। ठीक है जी, Yes. लिखते हैं फिर अब स्टार्ट करते हैं फटाफट। तो हम लिखते हैं रेफरिंग टू फिगर वी कैन से OP इक्वल टू OR। इसका रीजन हम क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, या यस सर। यस ऑल्सो यहां पे हमें क्लियर है फ्रॉम द डायग्राम कि OR इज लेस देन OQ। मानते हो? Yes sir. यस Also OR is less than OQ because Q lies in the exterior। मानते हो इस बात को? तो इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूं कि OP is less than OQ। मतलब टेक्निकली फ्रॉम 1 and 2 OR की वैल्यू पुट कर दी ना मैंने यहां पे, तो OP is less than OQ। OP is less than OQ क्योंकि OP इक्वल टू OR है, OR is less than OQ, तो OR की वैल्यू क्या है, OP, तो OP is less than OQ। बच्चों मानते हो बात को? Yes. यस सर। ओके फर्दर आगे लिखते हैं।
thus OP is shorter than any other line joining O to any point on टेंजेंट। तो कहने का मतलब क्या है कि ये आपकी टेंजेंट जा रही है, ओ से आप जितने मर्जी पॉइंट ड्रॉ कर दो टेंजेंट के ऊपर, ये जो ओपी है ये इंडिविजुअली सबसे 1 बाय छोटी होगी। Therefore, we can say OP is the shortest distance of center O and tangent AB। क्लियर है बच्चों? ओपी जो है जितनी मर्जी लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दो ओ से टेंजेंट के ऊपर, ओपी सबसे एक एक करके छोटी होगी, तो इसका मतलब ओपी सबसे छोटी होगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया। एंड देयरफॉर द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन इज, ये बेटा लर्न करना पड़ेगा, आपको बता रहा हूं, ये इतनी जल्दी जल्दी पल्ले नहीं पड़ेगा आपके, लर्न करना पड़ेगा। 4 नंबर का आता है ये क्वेश्चन, इतना सा एग्जाम में आने वाली थ्योरम है ये, एज इट इज थ्योरम आती है। तो एंड अ लाइन इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो हेंस ओपी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ये कहानी है कुल मिला के फर्स्ट थ्योरम की। जितने भी हमने क्वेश्चन आगे सॉल्व करने हैं, ये थ्योरम हमें प्रूव नहीं करनी, हमें डायरेक्ट इसको यूज करना है। यस सर। तो O से P तक जो हमने लेंथ ज्वाइन करी है वो रेडियस है, क्योंकि सेंटर से लेके सर्कल के तक है। और O से अगर हम टेंजेंट के ऊपर कोई भी अदर पॉइंट लेते हैं तो वो सेंटर से सर्कल के बाहर जाके कनेक्ट होगा। इसका मतलब ओपी डिस्टेंस इंडिविजुअली सारे डिस्टेंसेस से 1 बाय 1 छोटी होगी। तो ओपी विल बी द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके बीच में, बिटवीन अ पॉइंट एंड लाइन। तो देयरफॉर ओपी अगर सबसे छोटी है तो ओपी कौन सा डिस्टेंस होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो ये था आपका आज का सेशन, इसको यहीं पे फिनिश करते हैं। आपकी फंडामेंटल ड्यूटी है कि नेक्स्ट क्लास में आने से पहले आप इस चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ के आए, रिवाइज करके आए। और डाउट्स के लिए किसी ने मुझसे कहा था एससीएम वगैरह के डाउट करने हैं, तो मैं आज ले सकता हूं डाउट। तो आज मेरी क्लास है 6:40 to 8। अरे यार 8 o'clock के बाद ले सकता हूँ, चलो फिर देखते हैं, शाम को कोऑर्डिनेट कर लेंगे। या कल सैटरडे है, कल आपकी छुट्टी होगी स्कूल से? हाँ जी सर। तो कल का टाइम फिक्स कर लें कोई। हाँ जी सर। कल सुबह आई थिंक 10 o'clock वुड बी बेटर। सर थोड़ा सा 10 से लेट कर सकते हैं, मैंने कल सुबह डॉक्टर के पास जाना है। कितने बजे आप क्लास? सर 9:30 घर से निकलूंगा। मेरी सिर्फ 3 प्रॉब्लम्स है सर, अगर आपको कराना है आप रात को भी करा सकते हो। अगर कल करनी है तो सर कल 11 या 12 o'clock के बाद कभी भी रख लेंगे। चलो ठीक है, मैं फिर आपको करके कैलकुलेट करके इन्फॉर्म कर देता हूँ। ओके ठीक है, ओके सर। ठीक है जी, विश ऑल द बेस्ट, बाय बाय। थैंक यू सर।